हेलो स्टूडेंट्स। मेरा नाम है आशु वर्मा। और जैसा कि आज का मुद्दा क्या है, आज का हमारा वीडियो किस टॉपिक पर होने वाला है, थीम क्या है, ये आप मेरा टाइटल और थंबनेल देख के समझ गए होंगे। ओके, तो चलिए शुरू से स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग काफ़ी सारी बातें करेंगे, फिर हम लोग अपने टॉपिक पे आएंगे। ओके, समझिए, जब हम लोग क्लास 11th-12th में थे, अभी 4 से 5 साल पहले मैं 11th-12th क्लास में था, अभी आप लोग 11th-12th क्लास में होंगे, है ना। तो ये बेसिकली लेक्चर ही क्लास 11th-12th के स्टूडेंट्स के लिए है। तो क्लास 11th-12th में हमारी ज़िंदगी में, फिजिक्स के स्टूडेंट की ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत ही एक्साइट करती हैं हमें, है ना, हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जिन्होंने फिजिक्स से रिलेटेड, कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी थ्योरीज, कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स जिन्होंने पूरी दुनिया को बदल के रख दिया, है ना। हर कोई उन्हीं के बारे में बात करता है, उनका एक अलग क्रेज़ है। लेकिन दिक्कत ये होती है कि हमें क्लास 11th-12th के लेवल पर वो चीज़ें समझ में नहीं आती, क्योंकि वो बड़े हायर लेवल की बातें होती हैं ना। तो मैं ऐसी कुछ चीज़ों की लिस्ट बनाता हूँ जो चीज़ें आपको बहुत एक्साइटेड करती और इस हद तक एक्साइटेड करती हैं कि आप लोगों ने देखा उन पर न जाने कितनी मूवीज़ बन गई। लोग उनको अपनी बॉडी पे उनके स्टिकर्स बनवाते हैं, लोग अपनी टी शर्ट पे उनको प्रिंट करवाते हैं। जैसे कि पहली चीज़ आप लोगों ने सुनी होगी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, है ना। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सभी लोग जानते हैं कि इसे एक फेमस साइंटिस्ट आइंस्टीन ने दिया था। और ये ऐसी थ्योरी थी जिन्होंने, जब आइंस्टीन ने पुट किया इस थ्योरी को, लोगों ने कहा ये पागल इंसान, ऐसा नहीं हो सकता। क्या आइंस्टीन ने इस थ्योरी में पहली बार बताया E=mc²। या आप लोग इस फार्मूले से बहुत ज़्यादा परिचित हैं, लेकिन डिटेल में इसके बारे में आप कुछ जानते नहीं हैं। ये फार्मूला आप लोगों ने देखा होगा, लोग बॉडी पे प्रिंट कराते हैं, टी शर्ट में लोगों की प्रिंटेड रहती हैं, है ना। दूसरी चीज़ है टाइम डायलेशन। टाइम डायलेशन, ये सब चीज़ें आप लोगों ने सुन रखी हैं लेकिन जानते कुछ नहीं है। पहली चीज़ ये, दूसरी चीज़ ये टाइम डायलेशन, और भी बहुत सारी चीज़ों की लिस्ट है, मैं कुछ कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। टाइम डायलेशन, न जाने कितनी सारी मूवीज़ बन गई हैं टाइम डायलेशन पे और टाइम ट्रेवल पे। ठीक, दूसरी चीज़ है टाइम ट्रेवल, ये एक हो गई टाइम ट्रेवल। ये थ्योरीज कहाँ से निकल कर आई? ये थ्योरीज निकल कर आई स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से, है ना। तो हम लोग जानते हैं कि टाइम डायलेशन क्या होता है। टाइम डायलेशन का आप लोगों ने बहुत फेमस, बहुत सी मूवीज़ देखी होंगी, बहुत सारी वीडियोस बन गई इस पर। टाइम डायलेशन होता है कि अगर आप दो भाई हैं, एक को, आप दोनों लोग खड़े हैं, अपनी वॉच आप लोगों ने एक ही टाइम पर सेट कर ली, है ना। एक भाई आपका मिसाइल में बैठा दिया गया, उसको रॉकेट में बिठा दिया गया, वो एक साल, वो आदमी देखता है जो मिसाइल में बैठा है आपका भाई, वो देखता है कि वो 1 साल का चक्कर लगा के अंतरिक्ष का वापस आ गया आपके पास। तो देखा जाएगा कि उसकी उम्र सिर्फ 1 साल बढ़ी और आपकी उम्र हो सकता है 5-6 साल, 10 साल बढ़ गई हो, है ना। तो आपके साथ टाइम ज़्यादा तेज़ी से गुजरा, उसका टाइम धीरे धीरे गुजरा, तो इसे हम लोग कहते हैं टाइम डायलेशन, है ना। तो इसी तरह से टाइम ट्रेवल होता है कि हम लोग पीछे अपने पास्ट में जा सकते हैं, अपने भविष्य में जा सकते हैं। ये सारी बहुत सारी थ्योरीज हैं जो आप लोग क्लास 11th-12th में सुनते रहते हैं। अगली चीज़ है जो बहुत, ये सबसे ज़्यादा बदनाम चीज़ है, इसके बारे में आप लोगों ने सबसे ज़्यादा सुन रखा है, वो है क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स के में तो एकदम अजीब अजीब से लोग बात करते हैं। जैसे कि पहली चीज़ आप लोगों ने सुना ही होगा कि क्वांटम फिजिक्स की जितनी भी ब्रांचेज है उसमें से सबसे टफेस्ट ब्रांच है क्वांटम फिजिक्स, है ना। सबसे टफेस्ट, सबसे हार्डेस्ट कह सकते हैं इसे, सबसे टफेस्ट ब्रांच। ठीक, अगली चीज़, क्वांटम फिजिक्स में लोग कहते हैं कि पार्टिकल जो है वेव भी हो सकता है और वेव पार्टिकल भी हो सकता है। दी ब्रॉगली का लिए आप लोगों ने क्लास 11th-12th में पढ़ रखा हो, 12th में पढ़ा होगा दे ब्रॉगली का ना, कि कोई पार्टिकल जो है, जैसे फुटबॉल रियल लाइफ में जा रहा है आपका, तो क्वांटम में क्या होता है, वो फुटबॉल जो है वो बन जाएगा क्या, वेव बन जाएगा। हालांकि अभी मैं आपको बताऊंगा, क्वांटम में कहती हैं, क्वांटम में कोई भी पार्टिकल वेव भी हो सकता है और कोई वेव पार्टिकल की तरह भी बिहेव कर सकती है ना। बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है, आप लोगों ने सुन रखा होगा, आइंस्टाइन का, जिस पर आइंस्टीन को नोबेल प्राइज़ मिला था 1905 में, जिसमें आइंस्टीन ने कहा था एक फोटॉन आता है, हिट करता है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी डिफरेंस होता है H न्यू, है ना। इसे कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना। ये प्रूफ करता है कि ये कोई पार्टिकल, आपकी लाइट जो है वो पार्टिकल भी हो सकती है और पार्टिकल आपका लाइट भी हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़। और दूसरी चीज़ हम लोगों ने क्या बात की, कोई वेव पार्टिकल हो सकती है और पार्टिकल वेव हो सकता है। तीसरी चीज़, वेव पार्टिकल। ठीक, तीसरी चीज़ जो हम लोग क्वांटम में सुनते हैं वो है कि अगर कोई पार्टिकल, अब जैसे रियल लाइफ में आप सोचिए, क्या फुटबॉल अगर इस पर आके बोर्ड पर टकरा रहा है तो टकरा के लौट जाएगा।
क्वांटम में क्या होता है, क्वांटम में पार्टिकल आ रहा है तो चांसेस उसके रहते हैं कि दीवार को मैजिक से वो दीवार के उस तरफ निकल जाएगा टनल बना के। इसको कहते हैं टनलिंग इफेक्ट। ठीक, इसे कहते हैं हम लोग टनलिंग इफेक्ट। ये क्वांटम में होता है, टनलिंग इफेक्ट। ओके, चौथी चीज़ कहते हैं कि और भी सारी बड़ी लंबी लिस्ट है एक्चुअली काफ़ी सारी चीज़ों की, सारी चीज़ें आप लोगों ने सुन रखी होंगी। हाँ, चौथी चीज़ हम लोग लिखते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन। श्रोडिंगर इक्वेशन, इसमें आप लोगों ने ये साइन देखा होगा, साई, ये सब चीज़ें आप लोगों ने सुन रखी होंगी क्लास 12th में, है ना। तो आज हम लोगों का टास्क क्या है कि ये जो चीज़ें आप लोगों ने सुन रखी हैं, आज मैं इनमें से कुछ चीज़ों को आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। क्लास 11th लेवल की मैं मैथमेटिक्स यूज़ करूंगा और आपसे वादा करता हूं कि इस लेक्चर को देखने के बाद जो चीज़ें मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा, अजीब अजीब सी चीज़ें क्वांटम फिजिक्स में जो होती हैं, ये सब चीज़ें हैं ना, ये मैं आपको करके दिखाऊँगा सिंपल मैथमेटिक्स यूज़ करके। और आज के बाद आप भी किसी को श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करके ये सिंपल रिजल्ट्स निकाल के दिखा पाएंगे। मैं आपको दिखाऊँगा आज के लेक्चर में कि कैसे क्वांटम फिजिक्स की जो थ्योरी है, क्वांटम फिजिक्स की जो इक्वेशन है, श्रोडिंगर इक्वेशन, वो कैसे अजीब अजीब से रिजल्ट देती है। ठीक है, और वो रिजल्ट रियल लाइफ में सारे फॉलो किए जाते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करके देखा गया, वो सारे रिजल्ट सत्य हैं। ठीक है, तो ऐसी बड़ी लंबी लिस्ट है अजीब अजीब चीज़ों की जो आप लोगों ने सुन रखी है। तो अब बात करेंगे हम क्वांटम फिजिक्स में आज हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। ठीक है, पहली चीज़ आज मैं आपको सिंपल मैथमेटिक्स यूज़ करके दिखाऊंगा। पहली चीज़, आज के लेक्चर में आप श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करना आप सीख जाएंगे। ओके, दूसरी चीज़, आज आपको ये बात करके दिखा पाएंगे, आज आप सीख लेंगे ये बात कि ऐसा नहीं कि न्यूटन की थ्योरी गलत है। हाँ, ये सच है, न्यूटन की थ्योरी गलत है, लेकिन क्या है, समझिए एक बार वापस से। स्पेशल रिलेटिविटी हम लोग वहाँ पर पढ़ते हैं जहाँ पर ऑब्जेक्ट्स की वेलोसिटी, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, पंखा चल रहा है, सॉरी कोई भी चीज़ है, जैसे फुटबॉल चल रहा है, ट्रक चल रहा है, आपका कोई भी चीज़ चल रही है, उसकी वेलोसिटी लगभग प्रकाश की वेलोसिटी से हो जाए। प्रकाश की वेलोसिटी लगभग होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तब क्या होता है, क्वांटम यहाँ पर न्यूटन की थ्योरी क्या होती है, फेल हो जाती है। तो यहाँ पर हमें स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के नियम लगाने पड़ते हैं। बात समझ में आई? तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बहुत हाई स्पीड के लिए भी लागू होती है और रियल लाइफ में अपनी भी लागू होती है, समझ रहे हैं। तो न्यूटन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ज़्यादा सही है न्यूटन की थ्योरी के कंपेयर में। लेकिन आप लोगों ने अपोलो सुना होगा, 1969 में आई थिंक वहाँ पर पहुँच गए, मून पर पहुँच गए अमेरिकन्स ना। ये सारी चीज़ें क्यों पॉसिबल हो पाई? न्यूटन के F=ma फार्मूले की वजह से पॉसिबल हो पाई। अब सोचिए, अगर वो गलत होती वो चीज़ें तो हम लोग पहुँच पाते नहीं। तो मतलब क्या है कि हमारे आसपास की चीज़ों में वेलोसिटी कभी c के बराबर हो ही नहीं पाती आसपास। आप सोचिए, जो मंगल पर मिसाइल भी भेजती है उसकी वेलोसिटी लगभग बहुत ज़्यादा, आई थिंक 40 किलोमीटर पर सेकंड के आसपास ही पहुंच पाती है, इतनी स्पीड है ना। तो बहुत कम है, और ये 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, समझ सकते हैं, कोई कंपेयर ही नहीं है। तो हमारी रियल लाइफ में न्यूटन के समीकरण ही फॉलो होते हैं, न्यूटन के समीकरण से ही सारी चीज़ें हल हो जाती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं क्वांटम फिजिक्स की। तो बात समझ में आ गई कि रिलेटिविटी हम लोग कहाँ पर यूज़ करते हैं, जहाँ पर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी लगभग लाइट की वेलोसिटी के बराबर होने लग जाए। क्वांटम फिजिक्स कहाँ पर यूज़ करते हैं? क्वांटम फिजिक्स वहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ किसी पार्टिकल की, कोई भी चीज़ जिसको हम लोग देख रहे हैं ना, उसका मास और लेंथ वो बहुत छोटे हो जाएं। किसके कंपेयर में? हमारी डेली लाइफ के कंपेयर में। जैसे डेली लाइफ में हमारी जो चीज़ें हैं, है ना, जैसे हम लोग बस, ट्रक, फुटबॉल, बॉल, मिसाइल, ये सब चल रही हैं, इन्हीं पर तो न्यूटन के लॉ लगाते हैं। लेकिन ऐसी चीज़ें हों जिनका मास और लेंथ इतना छोटा हो जाए कि हमें वो चीज़ें दिखाई ही ना दें, ऐसी चीज़ें कौन होती हैं? प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, फोटॉन्स, ये सब चीज़ें होती हैं ना। एटॉमिक लेवल पर अगर हम लोग चले जाएं तो वहाँ पर न्यूटन के इक्वेशंस हो जाते हैं फेल। वहाँ पर क्यों? हमें नई फिजिक्स बनानी पड़ी उनको समझने के लिए। कौन सी फिजिक्स? क्वांटम फिजिक्स, है ना। तो समझिए कि ये फिजिक्स कहाँ पर लगाते हैं? जहाँ पर m और l बहुत छोटे हो जाए। अब एक बात समझिए, न्यूटन की इक्वेशन रियल लाइफ में ठीक है, लेकिन क्वांटम लेवल पर फेल हो जाती है। लेकिन क्वांटम फिजिक्स जो है हमारी रियल लाइफ में आप लोग लगाएंगे तो सही रिजल्ट देगी। तो मतलब क्वांटम फिजिक्स ज़्यादा सही है, और न्यूटन फिजिक्स हम लोग कह सकते हैं कि क्वांटम फिजिक्स का एक स्पेशल केस है, जहाँ पर ये सब चीज़ें क्या है, बहुत बड़ी लेवल की, बड़े होने चाहिए, कंपेरेबल होने चाहिए थोड़ा, है ना, तब हम लोग न्यूटन की इक्वेशन लगा पाएंगे। क्वांटम फिजिक्स, रिलेटिविटी फिजिक्स और रिलेटिव फिजिक्स, और फिर आती है न्यूटोनियन फिजिक्स। न्यूटोनियन फिजिक्स, यहाँ पर ये दोनों चीज़ें अगर नहीं हो रही हैं तो हम लोग न्यूटोनियन फिजिक्स पढ़ेंगे। वेलोसिटी c के इक्वल,
कंपेरेबल नहीं होनी चाहिए, और मास और लेंथ जो है वो लगभग ऐसे होने चाहिए कि हम लोग उसको मेज़र कर पाएँ, है ना, देख पाएँ चीज़ों को। तो वहाँ पर हम लोग न्यूटोनियन फिजिक्स पढ़ेंगे। ओके, तो आज का हम लोग देखिए, ये मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, है ना। यूट्यूब पर आई थिंक ऐसे लेक्चर्स आपको एक भी नहीं मिलेंगे जहाँ पर 12th वाले बच्चों को ये सब चीज़ें पढ़ाई गई हों। तो मेरा ये एक्सपेरिमेंट है, अगर इस मेरे एक्सपेरिमेंट में अगर अब ये चीज़ें आपको अच्छी लगी, है ना, अगर आपको पसंद आएंगी मेरे मैथमेटिक्स वगैरह जो मैं करके आपको दिखा रहा हूँ, क्वांटम फिजिक्स, ये आपको वैसे डेफिनेटली आपको अच्छा लगने वाला है। आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी यहाँ पर, क्योंकि मैं कोई नई चीज़ यूज़ नहीं करूँगा, सिंपल मैथमेटिक्स से आपको समझाऊंगा। तो आपको अगर अच्छी लगे, आप आगे चाहते हैं कि मैं इसकी एक सीरीज़ बनाऊँ, है ना, तो आप मुझे नीचे वीडियो में नीचे आप मुझे कमेंट करके बताएं मुझे कि हाँ आपको ऐसे लेक्चर्स की सीरीज़ चाहिए। तो अगर आप लोगों को कमेंट रिस्पांस अच्छा नहीं रहा तो मुझे लगेगा कि आप लोगों को पसंद नहीं है, तो मैं आगे वीडियोज़ नहीं बनाऊँगा। तो इस वीडियो पर अगर अच्छा कमेंट आया, अच्छा रिस्पॉन्स आया, तो मैं एक पूरी सीरीज़ बना दूँगा इस पर। ओके, तो आज हम लोग जो 3 चीज़ें देखने वाले हैं, पहली चीज़ हम लोग देखेंगे कि रियल लाइफ में क्वांटम की इक्वेशंस और न्यूटन के इक्वेशंस दोनों सेम रिजल्ट देते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा करके, है ना, दोनों देते हैं क्या, सेम रिजल्ट। दूसरी चीज़ हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोग क्वांटम लेवल पर चले जाएं तो न्यूटन के इक्वेशन फेल हो जाते हैं, क्वांटम के इक्वेशन दूसरे रिजल्ट देते हैं, न्यूटन के इक्वेशन दूसरे रिजल्ट देते हैं। एक्सपेरिमेंट करके देखा गया तो क्वांटम के इक्वेशंस से जो रिजल्ट आए हैं वही सत्य हैं, न्यूटन वाले इक्वेशन सारे गलत हैं, है ना। तो दूसरे से हम लोग देखेंगे दूसरे में कि एनर्जी जो है ना, आप समझिए एक चीज़, जैसे ये फुटबॉल है, ये जा रहा है v वेलोसिटी से, इसकी कोई काइनेटिक एनर्जी है 1/2 mv², है ना। काइनेटिक एनर्जी मान लें हम लोग 1 जूल। इसको अगर थोड़ा सा और धक्का दे दे तो थोड़ी सी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, थोड़ी सी काइनेटिक एनर्जी हमने मान लिया 1.1 जूल हो गई, थोड़ा सा और दे दिया 1.3 1.5, मतलब जितनी मनचाही आप एनर्जी बना सकते हैं, जितनी चाहें आप एनर्जी उसकी कर लें, उस हिसाब से थोड़ी सी वेलोसिटी बढ़ा दीजिए, घटा दीजिए। लेकिन क्वांटम में ऐसा नहीं होता। क्वांटम में एनर्जी आप पर निर्भर नहीं करती। क्वांटम में क्या होता है, क्वांटम में लेवल्स होते हैं एनर्जी के, जैसे ये पहला लेवल, ये दूसरा लेवल, ये तीसरा लेवल। इस पर 2 जूल एनर्जी है, इस पर 10 जूल एनर्जी है, इस पर 22 जूल एनर्जी है। तो इनके बीच में कोई भी एनर्जी आप नहीं दे सकते, फिक्स्ड है, या तो इतनी एनर्जी पार्टिकल लेगा, या तो इतनी लेगा, या तो इतनी लेगा, इनके बीच में कोई चीज़ ले नहीं सकता। मैं आपको दिखाऊंगा कि न्यूटन का इक्वेशन ये रिजल्ट देता है, और क्वांटम में जो श्रोडिंगर इक्वेशन लगाएंगे हम लोग वो ये रिजल्ट देगा। ठीक, आपको बड़ी ब्यूटीफुल लगेगी कि कैसे श्रोडिंगर इक्वेशन इतनी अजीब अजीब चीज़ें प्रेडिक्ट कर रही है। तीसरी चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा मैथमेटिक्स से करके, और आज के बाद आप भी किसी को भी करके दिखा पाएंगे कि वेव पार्टिकल होता है और पार्टिकल वेव भी हो सकता है। ठीक, वेव पार्टिकल होता है, पार्टिकल वेव भी हो सकता है। चौथी चीज़ जो मैं आपको करके दिखाऊंगा वो दिखाऊंगा कि कोई पार्टिकल क्वांटम की इक्वेशंस ऐसा रिजल्ट देंगे कि कोई आपको दिखाई पड़ेगा कि क्वांटम में कोई भी पार्टिकल दीवार के उस तरफ जा सकता है, ऐसे रिजल्ट्स आएंगे। तो मैं आपको ढंग से वो सारी चीज़ें आज आपको समझ में आने वाली हैं, तो थोड़ा सा सब्र रखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इधर आप लोग एक सेक्शन बनाइए क्वांटम फिजिक्स का सेक्शन, और इधर बनाइए न्यूटोनियन फिजिक्स का सेक्शन। ओके, इधर न्यूटोनियन फिजिक्स का सेक्शन बनाइए और इधर बनाइए क्वांटम फिजिक्स का सेक्शन। चलिए अब समझिए, न्यूटन की फिजिक्स में जितनी भी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी हैं, एनर्जी कंजर्वेशन पढ़ा, मोमेंटम कंजर्वेशन पढ़ा, कोलिजन पढ़ा, रॉकेट का प्रपल्शन वगैरह सारी चीज़ें पढ़ी आप लोगों ने, सारी चीज़ें पढ़ इसी से आप लोगों ने पढ़ी है ना। ये सारे रिजल्ट्स कहाँ से निकल कर आए, ये सारे रिजल्ट्स निकल कर आए आपके F = ma से, सारे रिजल्ट्स इसी से निकल कर आए। ठीक, और फिर आती है बात क्वांटम की, फिर बात आएगी क्वांटम। क्वांटम में जितने भी रिजल्ट्स हैं, जितने भी अजीब अजीब रिजल्ट्स, पूरी क्वांटम फिजिक्स ही जितनी बनी हुई है, ये कहाँ से मिलकर बनी, ये कहाँ से निकल कर आई है, ये आई है श्रोडिंगर की इक्वेशन से। ये है श्रोडिंगर इक्वेशन। ओके, डरिएगा नहीं, मैं अभी आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। समझिए, V क्या है, V है आपका पोटेंशियल एनर्जी, नोट कर लीजिए सारी चीज़ें, पोटेंशियल एनर्जी। E क्या है, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। ओके, H कट क्या है, इसे हम लोग बोलते हैं H कट, एक कांस्टेंट है, M कांस्टेंट, जिस पार्टिकल पर हम लोग इक्वेशन लगा रहे हैं उसका मास है। H कट है आपका, H कट है H/2m। H को हम लोग कहते हैं प्लैंक कांस्टेंट। ठीक, H है हमारा प्लैंक कांस्टेंट। ओके, तो चलिए समझिए, ये है हमारा श्रोडिंगर इक्वेशन, फेमस श्रोडिंगर इक्वेशन। इतना फेमस कि लोग अपनी बॉडी पर इसको प्रिंट करवाते हैं, अपनी टी शर्ट पर प्रिंट करवाते हैं, लोग अपने जो फिजिक्स के स्टूडेंट होते हैं वो अपनी दीवारों पर प्रिंट करवाते हैं, ये सब ये श्रोडिंगर इक्वेशंस, है ना।
पार्टिकल की जितनी भी चीज़ें आपको निकालनी है, मोमेंटम, पोजीशन, कुछ भी, वो सारी चीज़ें कहाँ से निकल कर आएंगी? इस इक्वेशन से निकल कर आएंगी। ओके, अब यहाँ पर अब समझिए, देखिए हम लोगों ने पहला केस लिया अपनी रियल लाइफ का केस है ना, उसमें हम लोग दिखाएंगे कि दोनों जो है इक्वेशन सेम रिजल्ट देते हैं। समझिए, रियल लाइफ में हम लोगों ने ले लिया एक फुटबॉल, मास m, इसको थोड़ा सा धक्का दे दिया, v वेलोसिटी से चल रहा है। अब यहाँ पर कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं है, तो क्या ये v वेलोसिटी से ही चलता जाएगा? ठीक, तो इफ इज इक्वल टू एम ए, काहे की इक्वल है? जीरो के। क्या एफ कोई फोर्स है? नहीं, हमने इसको थोड़ा धक्का देके छोड़ दिया, तो अब इस पर कोई फोर्स नहीं है। तो एम, अब ये ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो। एम को उधर भेज दिया। ए को क्या लिख सकते हैं? डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो। किसी भी फंक्शन का अगर टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन जीरो है, मतलब वो समय के साथ बदल नहीं रहा है, मतलब कांस्टेंट है। तो यहाँ पर वी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। अब हमें पता है वी कांस्टेंट, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? 1/2 एम वी स्क्वायर। ठीक है, अब अगर इसमें अगर एम से ऊपर मल्टीप्लाई करा दें और एम से नीचे मल्टीप्लाई करा दें, कोई फर्क पड़ा? नहीं। अब एम वी क्या होता है आपका? मोमेंटम, तो ये हो जाएगा ऊपर मोमेंटम का स्क्वायर अपान 2m। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। ये सारी चीज़ें बहुत ही एलिमेंट्री लेवल की हैं, सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर कर ली। ओके, अब चलिए इस इक्वेशन पे आइए, समझिएगा कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, एच कट स्क्वायर अपान 2m, ठीक, ये हो गया आपका। अभी आप लोग को डर लग रहा होगा, तो इसलिए हम लोगों ने क्या कर लिया, साई को मैंने लिख दिया y। ठीक, इसको कहते हैं साई। ठीक, तो हमने लिख लिया डेल स्क्वायर y बाई डेल एक्स स्क्वायर। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, आप लोगों ने क्लास 11th में सॉल्व कर रखी है। अभी आपको समझ में आ जाएगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन भी आपको बहुत आसान सी दिखने लगेगी। देखिए, हम लोगों ने पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई करा दिया कितना? 2m अपान माइनस एच कट स्क्वायर से, इसके उल्टे से मल्टीप्लाई करा दिया, तो ये क्या हो जाएगा? 1, ये आगे 1 हो गया। और इधर इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस, चलिए पहले एक चीज़ समझिए, यहाँ पर ये एक रखा है, इसको जरा इधर ले आइए, क्या हो जाएगा? v माइनस ई, और ये हो गया आपका साई इक्वल टू 0, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, ये प्लस है और ये माइनस एच कट स्क्वायर अपान 2m डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर। अच्छा, साई को हम लोगों ने y लिख लिया अभी ना, बात को हम लोग लिख लेंगे ताकि आप लोगों को डर ना लगे। ये हम लोगों ने लिख लिया y। ओके, अब समझिए, हमारा इसको इधर भेज दें, हो जाएगा डेल स्क्वायर y बाई डेल एक्स स्क्वायर। ये हो गया माइनस एच माइनस 2m अपान एच कट स्क्वायर टू v माइनस ई इंटू वाई इक्वल टू 0। ओके, अब बात समझिए, ये पार्टिकल हमारा ऐसे ही मूव कर रहा है, क्या इस पार्टिकल पर कोई फोर्स लग रहा है? नहीं। फोर्स अगर किसी कोई पार्टिकल पर नहीं है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? 0। समझिए, अगर इस पार्टिकल को हमने एक स्प्रिंग से बांध देता, तो जैसे पार्टिकल आगे जाता, स्प्रिंग में थोड़ा सा खिंचाव आ जाता, तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती? 1/2 kx स्क्वायर। तो टोटल सिस्टम की एनर्जी क्या लिखते हैं हम लोग? टोटल सिस्टम की एनर्जी लिखते हैं 1/2 mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी प्लस 1/2 kx स्क्वायर पोटेंशियल एनर्जी। ओके, अब यहाँ पर भी सेम चीज़ है, पार्टिकल वही पार्टिकल है, ऐसे फ्री घूम रहा है, तो क्या इसमें पोटेंशियल एनर्जी होगी? नहीं होगी, क्योंकि स्प्रिंग कहीं किसी चीज़ से बंधा नहीं, कोई फोर्स नहीं है। तो यहाँ पर v क्या हो जाएगा? 0 कर देते, 0। अब माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक, तो ये हो गया, ऐसे लिख लें ई वाई, और ये माइनस हो गया प्लस। क्या कोई दिक्कत है? v को हम लोगों ने सेट कर दिया 0। इस केस को हम लोग कहते हैं फ्री पार्टिकल, है ना। फ्री पार्टिकल में v हम लोगों का होता है 0। अब समझिए, 2me पार्टिकल घूम रहा है, एनर्जी तो उसकी कोई फिक्स्ड है ना। अब सोचिए, इसको हम लोगों ने लिख लिया डेल स्क्वायर वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर, इसको हम लोगों ने लिख लिया प्लस के स्क्वायर वाई। ये पूरा कांस्टेंट ही तो है, तो हम लोगों ने कोई नया कांस्टेंट लिख लिया y इक्वल टू 0। क्या ये इक्वेशन आप लोगों को देखा नज़र आ रहा है? क्लास 11th में याद करिए, आप लोगों ने पढ़ा है क्या? नहीं देखा नज़र आ रहा है? कोई बात नहीं, अभी दिखने लगेगा। चलिए समझिए, इधर कोई पार्टिकल है, ये इससे बंधा हुआ है, मास m, इसका फोर्स क्या होता है? माइनस के एक्स, स्प्रिंग फोर्स है ना। इफ की जगह क्या लिखेंगे? डेल स्क्वायर वाई बाई डेल टी स्क्वायर प्लस के एक्स इक्वल टू 0, है ना। क्या हो जाएगा? डेल स्क्वायर वाई बाई डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस के अपान
m इंटू एक्स इक्वल टू 0, यही तो होता है। m को हमने डिवाइड कर दिया, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, ओमेगा स्क्वायर, याद करिए। तो हम लोग क्या लिखते हैं, डेल स्क्वायर वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0, याद करिए। एसएचएम की इक्वेशन यही तो होती है। क्लास 11th में हम लोग कितना सारा पढ़ रखा है, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है ना, जब चीज़ें एसएचएम करती हैं, ऑसिलेट करती हैं, तो यही तो इक्वेशन बनता है। इसका जरा अब हमको बताइए जरा कि इसका रिजल्ट क्या होता है, ध्यान से समझिए। रिजल्ट इसका बहुत ज़रूरी रिजल्ट है। देखिए y फंक्शन है, y इज इक्वल टू क्या, a कॉस, समझिए जो नीचे होता है उसका फंक्शन a कॉस, और ओमेगा ये यहाँ पर ओमेगा, और ये x प्लस b साइन ओमेगा x, ये रिजल्ट होता है इसका, है ना, ये इसका रिजल्ट होता है। अगर आपको नहीं पता है, भूल गए हैं आप, तो आप यहाँ पर सीख लीजिए कि इसका आंसर क्या होता है। ये आंसर आता है डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके। क्या इसका भी आंसर एग्जैक्टली सेम वैसा ही आएगा, बात समझिए। सिर्फ अंतर क्या होगा, सॉरी यहाँ पर मैंने एक चीज़ गलत कर दी, यहाँ पर होगा t, क्यों, क्योंकि इक्वेशन हमारी क्या थी, याद करिए, डेल स्क्वायर वाई बाई डेल टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। नीचे जो चीज़ है t है, तो फंक्शन काहे का आएगा, t का फंक्शन, बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर समझिए, यहाँ पर फंक्शन का है x है, तो यहाँ काहे का फंक्शन आएगा, x का, तो क्या हम लोग रिजल्ट लिखे उधर। यहाँ पे देखिए y क्या आ जाएगा हमारा, a कॉस के एक्स, वहाँ ओमेगा स्क्वायर था तो ओमेगा लिया था, यहाँ के स्क्वायर है तो के ले लेंगे, के एक्स प्लस बी साइन के एक्स। क्या सेम रिजल्ट है, बस वहाँ पर t था, यहाँ पर x है। क्या कोई दिक्कत है यहाँ तक सॉल्व करने में, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसान है। ओके, अब समझिए, इसमें हम लोगों ने लाइन ड्रॉ कर दी। अब हम y को क्या साई लिख लें वापस से, साई, है ना, हम लोगों ने साई लिख ली, ये हमें रिजल्ट मिल गया। अब बात समझिए, के हमारा क्या है, के हमारा है, याद करिए, के हमारा क्या, के स्क्वायर हमारा क्या था, के स्क्वायर था हमारा 2m अपान एच कट स्क्वायर, यही तो था। तो ई की वैल्यू यहाँ से निकालिए, ई इक्वल टू आया के स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपान 2m, इसको लिख सकते हैं के एच कट स्क्वायर अपान 2m, बात समझ में आई। अब एक चीज़ आप याद करिए, आप लोगों ने दे ब्रॉगली का फार्मूला पढ़ रखा है, जिन लोगों ने नहीं पढ़ रखा है, जो फर्स्ट ईयर में बच्चे हैं उन्होंने नहीं पढ़ा होगा, जो 12th क्लास में बच्चे हैं उन्होंने पढ़ रखा होगा। दे ब्रॉगली ने कहा P इक्वल टू एच अपान लैम्डा। जब हमें ये बात पता चल गई कि पार्टिकल वेव भी हो सकता है, वेव पार्टिकल भी हो सकता है ना, तो समझिए लैम्डा है, जैसे पार्टिकल कोई वेव है तो उसका वेव का लैम्डा होगा, तरंग दैर्ध्य, है ना। लैम्डा, अगर हमें उस तरंग की लैम्डा पता चल गई तो वो उस तरंग से जिस पार्टिकल की वो तरंग है उस पार्टिकल का मोमेंटम क्या हो जाएगा, ये लैम्डा से डिवाइड कर दीजिए प्लैंक कांस्टेंट को, तो हमें मिल जाएगा p। अब बात समझिए, अब अगर हम लोग इसको 2 पाई से ऊपर मल्टीप्लाई करा दें, 2 पाई से नीचे मल्टीप्लाई करा दें, क्या कोई फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब h अपान 2 पाई क्या होता है, याद करिए, यहाँ पर h कट, ये हो गया हमारा h कट, और 2 पाई बाई लैम्डा क्या होता है, k, याद करिए k। ये सारी चीज़ें क्लास 11th की हैं। के p इक्वल टू क्या आ गया, h कट k, देखिए h कट k ही तो आया यहाँ पर, h कट k, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, p स्क्वायर अपान नीचे क्या है 2m। क्या सेम रिजल्ट आया, क्लासिकल मैकेनिक्स में न्यूटन का इक्वेशन सॉल्व करके हम लोगों ने यही रिजल्ट डिराइव किया था, और सेम रिजल्ट हमारा देखिए श्रोडिंगर की इक्वेशन से भी सेम रिजल्ट आ रहा है, बात समझ में आई। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि अगर हम लोग अपनी आसपास की दुनिया में, रियल लाइफ में बड़े लेवल पर, क्वांटम लेवल पर नहीं जा रहे हैं, क्वांटम लेवल का क्या मतलब हुआ, बहुत छोटे लेवल पर, तो अगर हम लोग बड़े लेवल पर हैं, चीज़ें फ्री घूम रही हैं, क्वांटम लेवल पर चीज़ें फ्री नहीं होती, है ना। बड़े लेवल पर अगर हम लोग ऐसे घूम रहे हैं तो क्लासिकल न्यूटोनियन फिजिक्स इक्वल टू क्वांटम फिजिक्स, दोनों के रिजल्ट्स सेम आएंगे। ओके, चलिए नया हम लोग सॉल्व करते हैं। अब दूसरा एग्जांपल आप लोग रीडिंग डालिए। अब हम लोग एक क्वांटम के लेवल पर जाएंगे, देखेंगे कि दोनों इक्वेशंस ऑटोमेटिक दोनों के रिजल्ट बदल जाएंगे। समझिए,
फिर से हम लोगों ने पार्टिकल लिया एक, लेकिन अब क्या किया, क्वांटम सिस्टम बना दिया। इस पार्टिकल को बहुत छोटा कर दिया मास, है ना, और इसको हम लोगों ने क्या किया, बंद कर दिया एक बॉक्स में। इस बॉक्स की डायमेंशन क्या है, ए, इसकी लेंथ ए है, बहुत छोटी है ना। ये हमारा सिस्टम कैसा हो गया, क्वांटम लेवल का सिस्टम। हाँ, क्वांटम सिस्टम बंधी हुई चीज़ें होती हैं, उसके पास ज़्यादा स्पेस, जैसे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। तो क्या ऐसा है क्या, इलेक्ट्रॉन कहीं भी जाके चला है, अवारों की तरह कहते हैं हम यहाँ से घूम कर आ रहे हैं, ऐसा नहीं होता ना। उसको एक बंधा हुआ है, वो इतने में ही मूव कर सकता है। बात समझ में आ गई। तो इसी तरह से इस सिस्टम को बांध के हम लोगों ने क्वांटम सिस्टम बना दिया। अब समझिए, अभी भी इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो ये क्या है, इसका क्या पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। ठीक है, पोटेंशियल जीरो, तो ये पूरी चीज़ जीरो। इधर ले आइए, क्या आएगा, माइनस एच कट स्क्वायर अपान 2m डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर, है ना। ये आ गया आपका माइनस ई साई इक्वल टू जीरो। बात समझ में आई। यहाँ पर भी हम लोगों ने v इक्वल टू ले लिया जीरो। कोई दिक्कत, कोई अगर आपको दिक्कत हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, मैं सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दूंगा। अब इसको हम लोग फिर से उधर भेजें, डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर। जिनको दिक्कत आ रही हो वो साई को वाई लिख लें, 2m e अपान एच कट स्क्वायर साई इक्वल टू जीरो। क्या ये यही तो अभी हम लोगों ने पीछे लिखा है, सेम इक्वेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर से इसका रिजल्ट क्या आएगा, यही रिजल्ट आएगा, है ना। एक्स, ये हम लोगों ने इस सिस्टम के लिए लिखी थी ना, एक्स, ये हम लोग हो गया साई। जो इक्वेशन पिछली बार आई थी वही इक्वेशन इस बार आ गई। साई का रिजल्ट क्या हो जाएगा, ये हमारा, सॉरी, ये तो हम लोगों ने स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के लिए लिखा था ना, के एक्स, और ये हो गया हमारा के एक्स। बात समझ में। अब इसका सोल्यूशन क्या हो गया, ये हमारा सोल्यूशन हो गया। अब बात समझिए, इस केस में हमें मानना पड़ेगा आपको। अब मान लीजिए अभी ना, आगे केस में मैं आपको प्रूफ करके दिखा दूंगा। इस केस में आप मान लीजिए कि मैंने क्या बताया, पार्टिकल वेव भी हो सकता है, वेव पार्टिकल भी हो सकता है। तो ये पार्टिकल क्या वेव के जैसा बिहेव करेगा। अभी मैं अगले एग्जाम्पल में आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि पार्टिकल वेव पार्टिकल हो सकता है। ओके, तो अभी के लिए मान लेते हैं। अब सोचिए, अगर आप दो पॉइंट्स के बीच में एक स्प्रिंग बांधते हैं, ये पॉइंट है दो, इसके बीच में स्प्रिंग बांधते हैं, रस्सी, ये रस्सी बांध दिया आप लोगों ने। अब इसको अगर आप खींच के आप छोड़ेंगे तो ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगी, लेकिन जिन पॉइंट्स पर आपकी बंधी है वो पॉइंट्स क्या ऑसिलेट करेंगे, नहीं, उन पर डिस्प्लेसमेंट हमेशा जीरो होगा। और आपको पता है कि वेव का इक्वेशन आप लोग क्या लिखते आए हैं मैकेनिक्स में, याद करिए, ए साइन ओमेगा टी, यही तो लिखते हैं। और यहाँ पर ये वाई क्या होता है, ये डिस्प्लेसमेंट, समय के साथ ये डिस्प्लेसमेंट। देखिए अभी थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट कम है, थोड़े समय बाद ज़्यादा हो जाएगा, थोड़े समय बाद कम हो जाएगा, फिर थोड़े समय उल्टा हो जाएगा। ये क्या है, समय के साथ वाई है। ओके, अब यहाँ पर क्वांटम में हम लोगों ने यही वाई को साई से दिखा दिया। बात समझ में आई। अब बताइए साई कहाँ कहाँ पर जीरो होगा इसमें, ये क्योंकि अब तरंग मान रहे हैं ना कि ये पार्टिकल जो वेव की तरह बिहेव कर रहा है, तो ये यहाँ पर जीरो होना चाहिए, यहाँ पर जीरो होना चाहिए। तो एक्स, यहाँ पे अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम मान लिया, ये वाई और ये मान लिया एक्स, तो एक्स इक्वल टू जीरो, साई जो है ये जीरो पर और ये साई हमारा ए पर, दोनों पर इनकी वैल्यू क्या होनी चाहिए साई के सिस्टम में, जीरो। तो पहले हम लोग ये अप्लाई करें, जीरो बराबर ए कॉस जीरो एक्स प्लस बी साइन जीरो एक्स। कोई दिक्कत। अब ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, क्योंकि साइन जीरो की वैल्यू जीरो, क्या बचा जीरो, ये हो जाएगी वन, कॉस के अंदर जीरो, वन हो जाएगा ए, तो ए की वैल्यू हमारी क्या आ गई, जीरो। ठीक, तो ए हमारा आ गया जीरो। ओके, तो हमारा वेव फंक्शन क्या बचा, वेव फंक्शन हमारा बचा बी साइन के एक्स। अब दूसरी वैल्यू लगाइए, ए रखिए, साई ए क्या होना चाहिए, जीरो, मतलब बी साइन के इंटू एक्स की जगह क्या ए, ये क्या होना चाहिए, जीरो। अब सोचिए बी तो जीरो हो नहीं सकता, अगर बी भी जीरो हो गया तो पूरा वेव फंक्शन ही जीरो हो गया, साई की वैल्यू ही पूरी जीरो हो गई। ए जीरो आप कर ही दिए, बी भी जीरो कर देंगे तो कुछ बचा ही नहीं, तो बी जीरो नहीं हो सकता, क्या ये जीरो होगा, साइन के ए इक्वल टू जीरो। अगर ये सिस्टम जीरो है, साइन याद करिए, साइन का इक्वेशन है, ये साइन का ग्राफ है, साइन जीरो पे जीरो होता है, पाई पे जीरो होता है, 2 पाई पे जीरो होता है, 3 पाई पे जीरो होता है, n पाई, कोई भी जनरल हम लोग लिखेंगे n पाई, है ना। तो ये जीरो कब होगा, जब के ए की वैल्यू हो गई n पाई। n की वैल्यू क्या है, n जीरो हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कोई भी इंटीजर। सिंपल, बहुत सिंपल। अब समझिए, यहाँ से a की वैल्यू निकालिए,
आपका के की वैल्यू निकालिए, के हो गया आपका एन पाई बाई ए। क्या हम इनका स्क्वायर कर लें दोनों तरफ, क्या कोई दिक्कत? अब के स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, यही तो थी पिछले केस में, याद करिए, इसी को तो हम लोगों ने के स्क्वायर माना था। तो रखिए के स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 2m/h² ई की वैल्यू निकालिए यहाँ से। ई की वैल्यू आपकी आ गई n² π²h²/2ma²। क्या एक पार्टिकल में, जिस आप बॉक्स में आपने पार्टिकल रखा, क्या उसके लिए ए फिक्स्ड है, ए कांस्टेंट है, मास भी उस पार्टिकल का कांस्टेंट है, तो ये पूरा सिस्टम क्या हो गया, कांस्टेंट। वैल्यू सिर्फ किसकी बदल सकती है, एन की। तो जब आप लोग इसकी कोई वैल्यू हम लोग मान लें, इसको ए लिख लें, है ना, सॉरी, इसको हम लोगों ने लिख लिया एम लिख लिया, इसकी वैल्यू हम लोगों ने मान लिया एम लिख लिया, तो क्या हो गया n² m। अब n की वैल्यू 1 रखेंगे तो आंसर क्या आएगा, m की वैल्यू 2 रखेंगे तो आएगा 4m। 3 जस्ट 1 सेकेंड। अब हम लोग अगर रखेंगे 3 तो आएगा 3m, इसी तरह से बढ़ता चला जाएगा ना। तो एनर्जी आप देख रहे हैं, एनर्जी m हो सकती है, 4m हो सकती है, 9m हो सकती है, उनके बीच में कोई भी एनर्जी नहीं हो सकती। तो आप देख रहे हैं क्वांटम फिजिक्स कैसे अजीब अजीब रिजल्ट दे रही है। क्वांटम फिजिक्स कहता है कि इनके बीच में एनर्जी पॉसिबल नहीं है। ऐसे सिस्टम को कहते हैं डिस्क्रीट एनर्जी सिस्टम, मतलब जिनके बीच में गैप हों, है ना। और हम लोगों ने उसमें देखा था कि कंटिन्यूअस एनर्जी होती है। अब इसमें भी पार्टिकल फ्रीली घूम रहा है ना, इस पर फोर्स 0 है। फिर से आप लोग न्यूटन की इक्वेशन लगाएंगे तो फिर से आपको k = 1/2mv² मिलेगा। मतलब ये पार्टिकल मूव कर रहा है, इसमें थोड़ा सा धक्का लगा दीजिए तो थोड़ा सा एनर्जी तेज हो जाएगा, आपको थोड़ी सी एनर्जी बढ़ जाएगी। लेकिन यहाँ पर ऐसा आप नहीं कर सकते, थोड़ा सा धक्का लगाएंगे पार्टिकल पर कोई असर नहीं पड़ेगा, थोड़ा धक्का देंगे आप पार्टिकल फिर से वापस वहीं पे आ जाएगा, वो एनर्जी अपनी नहीं बढ़ने देगा। या तो आप इसको m से 3m की एनर्जी दीजिए, उसको इतना झटका मारिए कि 3m एनर्जी उसकी मिल जाए, तो m + 3m तो अगले लेवल पर पहुँच जाएगा 4m पर। बात समझ में आई? तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई हैं सिंपल मैथमेटिक्स के थ्रू। और यही रीज़न है कि हाइड्रोजन एटम में क्या होता है, लेवल्स होते हैं, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, हर कक्षा की अपनी एक एनर्जी होती है ना। इसकी एनर्जी कुछ होगी, इसकी एनर्जी कुछ, इसकी एनर्जी। पार्टिकल कभी भी बीच में नहीं जा सकता, या तो यहाँ रहेगा, या तो इस कक्षा में जाएगा, या तो इस कक्षा में जाएगा। बात समझ में आई क्यों? इसकी वजह से ये आपको रिजल्ट यहाँ से दिख रहा है। अब यहाँ से यहाँ जाएगा तो मान लो रेड लाइट निकल रही है, जितनी एनर्जी है इसकी, इस एनर्जी गैप के बराबर लाइट वो इमिट करता है, इलेक्ट्रॉन, है ना। अब सोचिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से अगर नीचे कक्षा में आ गया तो एनर्जी उसकी कुछ कम पड़ी, इन दो का मान लीजिए डिफरेंस, इसकी एनर्जी कुछ कम पड़ी, जितनी एनर्जी कम पड़ी एनर्जी डिस्ट्रॉय तो होती नहीं, उतनी एनर्जी का फोटोन निकलेगा। अगर वो एनर्जी रेड लाइट के इक्वल है, रेड लाइट की फोटोन की, तो रेड कलर की लाइट निकलेगी। इसी तरीके से कलर वगैरह हमारे डिसाइड होते हैं। और ये हमारा हाइड्रोजन का सिस्टम जो है, क्वांटम की वजह से ही हम लोग हाइड्रोजन एटम के ये सब KLM लेवल बना पाए। ठीक है, तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई हैं। अगर आपको लेक्चर इंटरेस्टिंग लगा तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए, ताकि मैं और मोटिवेट हो पाऊँ और आगे आपको ये सीरीज़ स्टार्ट करके और आगे ले जा पाऊँ। आज के लेक्चर में यहीं पर रोक लेते हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो मैं अगले लेक्चर में आपको दिखाऊँगा कि पार्टिकल वेव हो सकता है, वेव पार्टिकल हो सकता है, और पार्टिकल टनल कर सकता है, मैजिक से दीवार के उस तरफ जा सकता है। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू।